नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीसीई राज जीसी देवली क्लास में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका संबंध बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड से है और आज हम एग्ज़ाम की दृष्टि से 20 शब्द और 50 शब्द के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी रहेंगे उसकी आपसे विस्तृत विवेचना करेंगे, जिसके द्वारा आपको यह पता लगेगा कि किस प्रकार आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप सभी लोगों को किस तरीके से उनका उत्तर हल करना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ भी चुका है कई बार, महिला भ्रूण हत्या क्या है? एक्सप्लेन फीमेल इन्फेंटिसाइड। यदि एग्जाम में आपसे पूछा गया तो ये 20 वर्ड्स में भी पूछा जा सकता है और 50 वर्ड्स में भी पूछा जा सकता है। तो यह वर्तमान में एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या, हम कह सकते हैं एक ज्वलंत सामाजिक समस्या है जो हमें आसपास हमारे जो वातावरण है उसमें यह दिखाई देती है। तो लड़कों को प्राथमिकता देने के क्रम में या कन्या जन्म से जुड़े निम्न मूल्य के कारण, आपको पता है कि समाज में, वर्तमान समाज में, विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में और कुछ हद तक शहरी अंचल में भी जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो अभी भी हमारे समाज में ये कुरीति है कि लड़कों को लड़की से उच्च दर्जा दिया जाता है। तो यह इस महिला भ्रूण हत्या का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो लड़कों को प्राथमिकता देने की दृष्टि से या देने के क्रम में कन्या जन्म से जुड़े निम्न मूल्य के कारण जानबूझकर की गई कन्या शिशु की हत्याएं, ये प्रथाएं प्राय उन क्षेत्रों में की जाती हैं जहां सांस्कृतिक मूल्य, तो यहाँ देखो मूल्य एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि जहां सांस्कृतिक मूल्य लड़के को कन्या की तुलना में अधिक महत्व देता है। यदि हमारे समाज में मूल्य ही ऐसे हैं जहां लड़के का महत्व अधिक है, कई प्रकार के धार्मिक कृत्यों, और चूंकि लड़की विदा हो जाती है तो इस वजह से लड़के को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा गर्भ धारण करने से पहले और बाद में लिंग चयन को रोकने और प्रसव पूर्व निदान तकनीक को नियमित करने के लिए सरकार ने एक व्यापक कानून गर्भधारण से पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन पर रोक कानून वर्ष 1994 में लागू किया, जिसे वर्ष 2003 में संशोधन किया। इसे हम लोकप्रिय रूप से PCPNDT एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर किसी का भी गर्भधारण से पहले और बाद में लिंग चयन करने पर रोक है, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि जैसे ही किसी को पता लगता था कि भ्रूण कन्या का है तो वो अबॉर्शन या बच्चा गिराने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। तो उस प्रक्रिया को रोकने के लिए ऐसा किया गया। अब इसी से रिलेटेड ही आपसे एग्जाम में एक और अन्य प्रश्न पूछा जा सकता है कि PCPNDT एक्ट क्या है? PCPNDT एक्ट, अब पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। प्री कंसेप्शंस एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक एक्ट, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 में भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है, जिसके बारे में हम पिछले प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। तो यदि महिला भ्रूण हत्या पूछा तो आपको एक डिटेल में, हो सकता है एग्जाम में डिटेल में पूछा जाए, और PCPNDT एक्ट में आपको उसकी फुल फॉर्म बतानी है कि PCPNDT क्या होता है। आप अंग्रेजी में इसका उत्तर दे सकते हैं और सुविधा अनुसार हिंदी में भी आप इसका अपना उत्तर दे सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न इसी कड़ी में है कि श्वेत वसन अपराधों में किन्हीं दो व्यवसायों के नाम बताइए। तो जब मैंने आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास ली थी और पहले भी जब कुछ पेपर मैंने आपको सॉल्व कराए थे तो मैंने आपको बताया था कि वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है। तो मैंने इसमें आपको बताया था वाइट कॉलर क्राइम मुख्यतः ऐसे अपराध होते हैं जिसमें अपराधी अपराध जैसा नहीं लगता है। बड़े व्यापारियों द्वारा, बैंक कर्मियों द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उसे हम वाइट कॉलर क्राइम की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें अपराधी अपराधी जैसा नहीं प्रतीत होता। जैसे सामान्य रूप से हम जो
चोरी करने वाले होते हैं, या हम उनके शारीरिक हाव भाव से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शायद यह अपराधी है सामान्य तौर पर इनमें ऐसा नहीं लगता। ये अपने व्यावसायिक क्रियाओं के दौरान ही इस प्रकार के अपराधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इस प्रकार इसमें अब यदि हम उदाहरण देखें तो जैसे बैंक मैनेजर हैं, बड़े बड़े बैंकों में जो मैनेजर होते हैं तो उनकी शक्ल पे तो लिखा होता नहीं, पर वो अपने बैंकिंग गतिविधियों के दौरान ही कई प्रकार के गबन करते हैं, तो वह वाइट कॉलर क्राइम की श्रेणी में आएगा। या जैसे कोई आईएएस ऑफिसर अपने कार्य के दौरान करता है, सामान्य रूप से उनका अंदाज़ा हम नहीं लगाए जा सकते, इसीलिए इसका नाम वाइट कॉलर क्राइम है। कि जो वाइट कॉलर, मूल रूप से वाइट सूट वाइट कॉलर एक अमीर व्यक्ति या उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त वाला व्यक्ति ही अफोर्ड कर सकता है, तो इस प्रकार के अपराध है। पर ये भी एक अपराध होते हैं जिसका समाज और देश को बहुत अधिक नुकसान होता है। अगला इसी क्रम में प्रश्न है कि वाइट कॉलर क्राइम जिसकी अभी हमने चर्चा की, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक विचारक हैं एडविन सदरलैंड। एडविन सदरलैंड, तो यह एग्जाम में आपसे बहुत अधिक पूछा गया है कि वाइट कॉलर क्राइम पुस्तक के लेखक क्या हैं, या वाइट कॉलर क्राइम का कंसेप्ट किसने दिया, कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आपका उत्तर होगा एडविन सदरलैंड। अगला प्रश्न है जेंडर इनइक्वलिटी, लैंगिक असमानता क्या है? यह भी आपसे लगातार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको पता है कि दो वर्ड्स हैं नॉर्मल रूप से जिसे सामान्य व्यक्ति एक ही मानने की भूल कर देता है। एक शब्द होता है सेक्स और एक होता है जेंडर, ये अलग अलग हैं। तो सेक्स तो हो गया जैसे स्त्री पुरुषों का शारीरिक रूप से एक तरीके से बायोलॉजिकल विभाजन हो गया। यदि बायोलॉजिकल रूप से कोई चीज़ है तो वो होगी सेक्स, स्त्री पुरुष, जो कि है ही विभिन्नता। उस आधार पर हमें ये समाज या देश को ये स्वीकार करना होगा, दुनिया को, कि भाई वो विभिन्नता तो है। और जेंडर जो विभिन्नता हो गई, लैंगिक जो असमानता है, ये खुद समाज ने गढ़ी है। ठीक है, स्त्री पुरुष बायोलॉजिकल रूप से डिफरेंस है, ये सभी द्वारा स्वीकार्य है। पर यदि जेंडर रूप से ये कह दिया जाए कि भाई स्त्री यही करेगी काम, पुरुष यह करेगा, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि स्त्री घर का काम करती है, पुरुष घर से बाहर का काम करते हैं, तो ऐसा सही नहीं कि स्त्री है तो कमज़ोर होगी, स्त्री है तो रोएगी, पुरुष है तो पुरुष रो नहीं सकता। तो ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें समाज के द्वारा गढ़ी हुई हैं। तो ये एक डिफ्रेंशिएशन है। यदि बायोलॉजिकल रूप से डिफ्रेंशिएशन हम देखें तो वो होगा सेक्स, पर जेंडर जो हो गया वो निश्चित रूप से समाज ने हमें गढ़ा है, समाज के द्वारा गढ़ा गया है, उसको हम बोलेंगे लैंगिक विभाजन या जेंडर इनइक्वलिटी। तो किसी समाज में जब लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है तो सामान्य शब्दों में इसे लैंगिक असमानता कहते हैं। यदि हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो लैंगिक विषमता वह दशा है, लैंगिक विषमता वह दशा है जिसमें पांच आधारों पर स्त्री पुरुषों में विभेद किए गए। तो इसके प्रमुख रूप से 5 आधार माने गए। इसके अतिरिक्त भी आधार अन्य हो सकते हैं, जो मैं मूल रूप से जो आधार हैं उसकी चर्चा करता हूं। तो एक तो पारिवारिक तथा सामाजिक निर्णय में स्त्री पुरुषों की भूमिका, इस आधार पर विभेद देखा जाता है कि जो निर्णय होते हैं वो ज़्यादातर पुरुष लेते हैं परिवार में और समाज में, और स्त्री निर्णय उतना डिसीजन मेकिंग में उनके राइट्स नहीं होते, जिसका कोई कारण नहीं है, कोई ये बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, ये समाज ने खुद ने गढ़ा है। दूसरा है स्त्री पुरुषों को प्राप्त सामाजिक सहभागिता के अवसर, पार्टिसिपेशन होता है, जो सोशल पार्टिसिपेशन होता है वो भी, उसमें भी काफ़ी अंतर होता है स्त्री पुरुषों में। तो पुरुषों को ज़्यादा पार्टिसिपेशन के अवसर होते हैं। इसके अलावा जीवन में जो उनकी व्यक्तिगत, आर्थिक और सामाजिक जीवन में जो स्वतंत्रता होती है वह भी पुरुषों की तुलना में कुछ नाकाफ़ी सी ही रहती है, कम रहती है। स्त्रियों के प्रति जो लोगों की मनोवृत्तियां, जो व्यवहार होते हैं उसमें भी अंतर होता है, और राजनीतिक जीवन में भी उतना पार्टिसिपेशन महिलाओं का भी नहीं है, और यदि है भी तो भी उसके निर्णय ज़्यादातर पुरुष ही लेते हैं। तो ये एक तरीके से लैंगिक आधार पर जो असमानता हमें समाज में दिखाई देती है।
अगला जो प्रश्न है वह है सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म से आप क्या समझते हैं। तो सांप्रदायिकता भी वर्तमान में समाज में भारत के संदर्भ में देखें तो एक महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्या है, जिसमें संप्रदाय के आधार पर लोग एक दूसरे को भिन्न समझते हैं और संप्रदाय के आधार पर, सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस आधार पर अनेक प्रकार की देश विदेश में हिंसक गतिविधियां भी देखने को मिलती है। यदि हम इसकी परिभाषा की चर्चा करें तो सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में विभाजित होता है। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने या उन्हें संरक्षण देने की भावना का महत्व देता है। तो ये एक प्रकार की संकीर्ण मनोवृत्ति हो गई जो संपूर्ण पृथ्वी परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना का एक तरीके से पुरजोर विरोध करती है। इसमें केवल मान लो अब कोई व्यक्ति हिंदू है तो वो पूरी तरीके से हिंदुइज्म को अपनाएगा, मुस्लिम का हर चीज़ में विरोध करेगा, मुसलमान है किसी दूसरे धर्म का पूरी तरीके से विरोध करेगा, ईसाई है किसी दूसरे धर्म का विरोध करेगा। मतलब किसी केवल अपने धर्म के हितों को या अपने व्यक्तिगत जो आपका इंडिविजुअल रिलीजन है उसके हितों को प्रोत्साहित करना और संरक्षण देना होता है। इसमें एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए वैमनस्य या शत्रु भाव को सांप्रदायिकता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो यह भी हमारे देश की एक महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्या है। तो आपसे यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह भी एक प्रकार की हमारा जो यह सेकंड बुक है ये पूरी तरीके से आपको पता है सोशल प्रॉब्लम की है। तो सांप्रदायिकता भी एक सामाजिक समस्या है। अगला जो प्रश्न है उपभोक्तावाद का अर्थ। आपको सभी पता है कि मैंने चर्चा भी की है, इस पर पहले भी वीडियो डाला है उपभोक्ता और उपभोक्तावाद की है। अमेरिका में शुरू हुआ, कब ये दिवस मनाया जाता है, और हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता तो है ही, क्योंकि हम किसी न किसी चीज़ का उपभोग तो कर ही रहे हैं। और उपभोक्ता होने के नाते कई प्रकार के अधिकारों और हितों का संरक्षण होना जरूरी है। तो वही काम क्या करता है, उपभोक्तावाद करता है, जिसकी चर्चा मैं पूर्व में भी लेक्चर में एक चैप्टर के रूप में कर चुका हूँ। यहाँ मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए किए गए सार्थक प्रयास ही उपभोक्तावाद की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर उपभोक्ताओं के हितों के लिए कई प्रकार के सरकारी और संवैधानिक प्रयास किए गए हैं, वो उपभोक्तावाद हैं, ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके और किसी भी प्रकार से उनके साथ कोई भी चीटिंग की जा रही है या दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसका बचाव किया जा सके। भारत में उपभोक्ता अधिकार शुरू करने का श्रेय तत्कालीन मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री चक्रवर्ती गोपालचारी को दिया जाता है। तो यह भी आपसे एग्जाम में उपभोक्तावाद कई बार पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इसी प्रकार मेरे वीडियो को लगातार सुनते रहेंगे और इनको अधिक से अधिक शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में। और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, इसी उम्मीद के साथ मैं नया वीडियो शीघ्र ही लाऊंगा। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ।